एक बार की बात है कि एक गांव में अलाबी नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे बहुत अमीर थे। उनके पास कई एकड़ जमीन थी, बहुत सारे नौकर चाकर थे और उनके बहुत सारे दोस्त थे, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। वे रोज भगवान से प्रार्थना करते कि उनके एक बच्चा हो जाए। आखिर एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और समय आने पर उनके एक सुंदर सी बेटी हुई। क्योंकि पति पत्नी बहुत अमीर थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला। उन्होंने उसको वह सब कुछ दिया जो वह चाहती थी। अगर वह कुछ गलती भी करती थी तो उन्होंने उसको उसके लिए कभी डांटा नहीं। इस तरह जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी होती गई, वह बिगड़ती चली गई। जब वह लड़की शादी के लायक हो गई तो बहुत सारे आदमी, अमीर और गरीब और राजकुमार और भिखारी उससे शादी करने के लिए आए, पर उसने उन सबको मना कर दिया। यह लड़की यह सोचती थी कि वह सबसे कुछ अलग करके जिएगी। उन दिनों उस देश की यह रीति थी कि लड़के का पिता लड़की के पिता से मिलकर शादी तय करता था। सो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह लड़की किसी से भी सलाह लेना नहीं चाहती थी। और यह लड़की शादी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दूसरे लोग यह सोचते थे कि शादी करना अच्छा है। उसने अपने पिता से कहा, मैं उस आदमी से शादी कैसे कर लूं जिसको मैंने देखा तक नहीं। इसके अलावा मेरे लिए कोई भी आदमी इतना सुंदर और अमीर नहीं है जिससे मैं शादी करूं। वे तो मेरे नौकर होने के लायक भी नहीं है। आदमियों के लिए उसके ऐसे विचार उसके माता पिता को बहुत परेशान कर रहे थे। उन्होंने उसके विचार बदलने की कोशिश भी की, पर उसने उनकी एक न सुनी, क्योंकि उसने किसी की सलाह लेनी और माननी तो सीखी ही नहीं थी। वह तो बस अपने ही मन की करती थी। सो कई साल बीत गए और उस लड़की ने शादी नहीं की। वह सुंदर लड़की सारे गांव में, वह लड़की जो शादी नहीं करना चाहती, के नाम से मशहूर हो गए। गांव के आदमियों ने तो अब उससे शादी करने का विचार ही छोड़ दिया। सारे गांव में अब उसकी सुंदरता की बजाय उसके इसी बर्ताव के चर्चे होने लगे कि वह शादी नहीं करना चाहती। किसी से भी उसकी सुंदरता की बात करो तो वह यही कहता था, अरे वह लड़की, हाँ वह सुंदर तो जरूर है, पर वह मुर्गी है जिसको हम भगवान पर भी नहीं चढ़ा सकते। धीरे धीरे गांव में अब यह विश्वास हो गया कि यह लड़की वह नहीं है जिससे कोई शादी करना चाहेगा। जल्दी ही उसकी यह खबर कि वह आदमियों के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करती है, दूर और पास सभी जगह फैल गए। यहाँ तक कि भूतों और शैतानों और जंगली जानवरों की दुनिया में भी फैल गए। उस लड़की के बारे में यह सब सुनकर एक दिन एक अजगर अपने साथियों से बोला, यह लड़की मुझे चाहिए। उसके एक साथी ने कहा, तुम तो बहुत ही बदसूरत हो। उसने तो बहुत सुंदर सुंदर लोगों को मना करके ठुकरा दिया है। तुम उन लोगों के सामने क्या चीज हो, और तुम क्या सोचते हो कि वह तुमसे शादी कर लेगी? हाँ हाँ हाँ। और उसके साथी और भी जोर से हंस दिए। वह बोला, देखो तो। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो वह अजगर उस लड़की से शादी करने के लिए चला। रास्ते में वह अपने एक मंदिर में रुका और काफी जाप करने के बाद वह एक इतने सुंदर नौजवान के रूप में बदल गया जितना सुंदर नौजवान दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा था। फिर उसने एक राजकुमार के जैसे कपड़े पहने और शाही तरीके से गांव की तरफ चला। वह बहुत ही सुंदर लग रहा था और अपनी सुंदरता से किसी को भी अपनी तरफ खींच रहा था। उसका चेहरा सुबह के तारे की तरह चमक रहा था। वह सोच रहा था कि अब समय आ गया है जब वह उस लड़की के घर पहुंचा तो उसका पिता अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। उसने उस लड़की के पिता से कहा, मैं शादी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। तभी उस लड़की ने भी उस अजनबी को देखा और उसकी तरफ दौड़ी। उसने उसको गले लगा लिया और बोली, यही वह आदमी है पिताजी जिससे मुझे शादी करनी है। अजनबी बोला, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर मुझे तुम्हारे पिता से कुछ रस्मी तौर तरीके पूरे करने हैं। फिर मैं अपने घर के कुछ लोगों को बुलाऊंगा और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। पर लड़की को चैन कहा। उसको तो इतना भी सब्र नहीं था कि वह यह इंतजार करती कि उसके अपने लोग उस अजनबी के बारे में कुछ पता कर ले। उसने अपना सामान बांधा और अपने माता पिता को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी शादी उस अजनबी के साथ नहीं की तो वह उसके साथ भाग जाएगी। उसके पिता ने उससे उस अजनबी की बात सुनने के लिए कहा और उसको समझाया, अजनबी अक्लमंद है और हमारे तौर तरीकों को जानता है। उसके लोगों को आ जाने दो, तब हम उससे तुम्हारी शादी की बात कर लेंगे। पर लड़की बोली, नहीं, मैं उसके आदमियों के आने का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे तो अभी जाना है।
उसके पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, उसकी माँ ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की और फिर उसके परिवार वालों ने भी उसको समझाने की कोशिश की, पर उसने किसी की भी एक नहीं सुनी। उसने उस अजनबी का हाथ पकड़ा, अपनी एक नौकरानी को अपने साथ लिया, अपना सामान साथ लिया और उस अजनबी के साथ चल दी। उसके पिता को यह जानने का मौका ही नहीं मिला कि वह अजनबी था कौन और आया कहाँ से था। अजनबी ने भी उस लड़की को साथ लिया, उसका कुछ सामान लिया, उसकी नौकरानी को लिया, मुर्गियाँ ली, एक बकरा लिया और अपने घर की तरफ चल दिए। वे कई बाजार वाले दिन तक चलते रहे। उन्होंने 7 खेत पार किए, 7 नदियां पार की, पर फिर भी उस अजनबी का घर नहीं आया। लड़की ने अजनबी से पूछा, आपके घर पहुंचने में अभी कितनी देर है? अजनबी ने जवाब दिया, अब ज्यादा दूर नहीं है, बस हम अब घर पहुंचने ही वाले हैं। वह लड़की फिर बोली, आपका घर काफी दूर है। अजनबी बोला, हाँ तुम यह कह सकती हो, पर वे सब मेरे रिश्तेदार हैं, है ना? क्योंकि जैसा कि हमारे बड़े कहते हैं, किसी के लिए कोई गांव दूर हो सकता है और किसी और के लिए वही गांव पास हो सकता है। मेरे लिए वह गांव दूर नहीं है। पर वे उस अजनबी के गांव फिर भी नहीं पहुंच सके जब तक कि उन्होंने जिंदा और मरे हुए लोगों की दुनिया के बीच की हद पार नहीं कर ली। अब तक वह लड़की और उसकी नौकरानी दोनों थक कर चूर हो चुके थे। खैर, जल्दी ही वे लोग एक बहुत ही घने जंगल में आ पहुँचे। लड़की को लगा कि वहां तक अभी तक कोई भी आदमी नहीं पहुंचा होगा, पर फिर भी वे दोनों उस अजनबी के पीछे पीछे चलती रहीं और वे सब उस जंगल के बीच में आ गए। जैसे जैसे वे उस घने जंगल में आगे बढ़ रहे थे कि लड़की को रोना आ गया। अजनबी ने उसको धीरज बंधाया, चुप हो जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यह काफी है। पर लड़की का रोना जारी रहा क्योंकि अब उसको उस अजनबी से डर लगने लगा था। जब वे जंगल के बीच में आ गए तो वहाँ उनको एक गुफा मिली। अजनबी आगे बढ़ा और उसने लड़की और उसकी नौकरानी को उनका बोझा वही पास में रख देने के लिए कहा। दोनों ने अपना अपना बोझा रख दिया और वह अजनबी उस गुफा में घुस गए। वह लड़की और उसकी नौकरानी आश्चर्य से खड़ी देखती रही। अंदर जाकर उस नौजवान ने अपने आप को एक अजगर में बदल लिया। यह सब देखकर वह लड़की और उसकी नौकरानी दोनों ही बहुत जोर से चिल्ला पड़ी। अजगर बोला, मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। और इससे पहले कि वह लड़की कुछ कर सके, वह अजगर उस लड़की की नौकरानी को निगल गया और खा गए। फिर उस अजगर ने अपनी पत्नी को पकड़ा और उसे उस गुफा के एक कमरे में बंद कर दिया। उसने उस गुफा का ताला लगाया और उसकी चाबी को निगल गए। अगले कई दिनों तक वह अजगर वे मुर्गियां और बकरा खाता रहा जो वह लड़की अपने साथ लेकर आई थी। उतने दिन वह लड़की उस गुफा के कमरे में भूखी रही। अजगर ने उसे जानबूझकर भूखा रखा था ताकि वह थोड़ी कमजोर हो जाए और वह उसे आसानी से निगल सके। इस बीच में लड़की का पिता बहुत डरा हुआ था। उसका डर और भी ज्यादा हो गया था जब उसको अपनी लड़की के बारे में बहुत दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। सो वह एक पंडित के पास गया और उससे अपनी लड़की और अपने दामाद के बारे में पूछा। पंडित बोला, तुम्हारी बेटी नदी के बीच में है और अभी भी रो रही है। लगता है कि जैसे साबुन से उसकी आंखें जल रही हैं। वह एक बड़े खतरे में है और केवल कुछ दिनों की मेहमान है। यह सुनकर अलाबी बहुत दुखी हुआ। उसने अपने सब होशियार कलाकारों को बुलाया और उनमें से सबसे अच्छे 5 कलाकारों को चुना। पहला कलाकार था मास्टर देखने वाला, जो दीवार के पार भी देख सकता था और जिसकी नजर किसी भी आदमी की नजर से ज्यादा दूर तक देख सकती थी। दूसरा आदमी था मास्टर रोग, जो एक खाते हुए शेर के मुंह में से भी खाना छीन सकता था। तीसरा आदमी था मास्टर शॉट, जो एक उड़ते हुए तोते को बिना गोली के भी मार सकता था। चौथा आदमी था मास्टर बगी, जो पलक झपकते बिना किसी सामान के नाव बना सकता था। और 5वां आदमी था मास्टर नाविक, जो नाव को बिना किसी पतवार आदि के नाव खे सकता था। उसने उन लोगों से कहा, तुम लोगों का काम मेरी बेटी को ढूंढना है और उसको मेरे पास जिंदा वापस लाना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमको इतना इनाम दूंगा जितना कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। सो वे सब अपने इस काम पर चल दिए। मास्टर देखने वाला उनका गाइड था। जब वे नदी पर पहुँचे तो मास्टर बड़ी ने एक नाव बनाई और मास्टर नाविक उसे खेने लगा। घने जंगल में पहुँचने से काफी पहले मास्टर देखने वाले ने एक अजगर नदी के किनारे धूप सेंकता हुआ देख लिया। आगे देखने पर उसको एक लड़की एक गुफा के कोने में बैठी हुई दिखाई दे गई, जहाँ वह ताले में बंद थी और उसकी चाबी उस अजगर के पेट में थी।
अब मास्टर रोग का काम था। जब अजगर ने करवट बदली तो वह मास्टर रोग के असर से जमसा गया, जैसे किसी ने उसके ऊपर कोई जादू डाल दिया हो। मास्टर रोग ने अजगर का मुंह खोला और उसके पेट में से उस गुफा के कमरे की चाबी निकाल ली। गुफा के उस कमरे को खोला, लड़की को बाहर निकाला और वह चाबी फिर से अजगर के पेट में डाल दी। यह सब उसने अजगर के हिलने से पहले ही कर दिया। लोगों ने उस लड़की को नाव में बिठाया और मास्टर नाविक नाव खेकर उसे आदमियों की दुनिया की तरफ लेकर चल दिया। जब अजगर अपनी नींद से जागा तो वह लड़की को खाने के लिए गुफा की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने उस लड़की को ढूंढा तो वह लड़की तो उसको कहीं दिखाई नहीं दी। लड़की को वहां न देखकर वह बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में भरकर उसने गुफा का बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ फोड़ दिया। जब वह गुफा के बाहर आया तो उसने आदमियों के पैरों के निशान और उनके कुछ और दूसरे निशान देखे। उसने नदी की लहरों पर भी कुछ देखा, जिससे उसको पता चल गया कि कोई उसकी सबसे ज्यादा कीमती चीज ले गया है। उसने नदी की लहरों पर उसका पीछा ऐसे किया जैसे कि कोई जादू किया हुआ आदमी करता है। बहुत जल्दी ही उसने उन 5 लोगों को पकड़ लिया और उन पर कूद पड़ा, पर मास्टर देखने वाले ने उसको पहले से ही आते हुए देख लिया था और मास्टर शॉट को उसके बारे में बता दिया था। मास्टर शॉट ने उसको मारने की कोशिश की, पर जब तक मास्टर शॉट ने उसको मारा तब तक अजगर ने नाव को सैकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। उसका यह नाव को तोड़ना उन आदमियों के लिए बहुत ही घातक था और जब तक कि मास्टर बड़ी ने दूसरी नाव नहीं बना ली तब तक सारे लोग पानी में तैरते रहे। उसके बाद मास्टर नाविक उस नई नाव को खेकर आदमियों की दुनिया में ले आया। जब वे लोग लड़की को लेकर वापस आ गए तो अलाबी ने उन सबको बहुत इनाम दिया। अब उनमें से हर एक अपने लिए सबसे ज्यादा इनाम रखना चाहता था। मास्टर देखने वाला बोला, अगर मन होता तो सबसे पहले तो हमें वह लड़की ही दिखाई नहीं देती। मास्टर बड़ी बोला, पर वह मैं था जिसने वह नाव बनाई और जिसमें बैठकर हम वहां तक गए, और जब हम करीब करीब डूबने वाले थे तब फिर मैंने ही दूसरी नाव बनाई जो हमको बचाकर यहाँ लेकर आए। मास्टर शॉट बोला, और मैं, अगर मैंने उस अजगर को न मारा होता तो वह हम सबको खा जाता। मुझे इस इनाम में से सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। मास्टर रोग बोला, यह मत भूलो कि मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उस अजगर के पेट से चाबी निकाली और उस लड़की को उस गुफा से बाहर डूबने वाले थे तब फिर मैंने ही दूसरी नाव बनाई जो हमको बचाकर यहाँ लेकर आए। मास्टर शॉट बोला, और मैं, अगर मैंने उस अजगर को न मारा होता तो वह हम सबको खा जाता। मुझे इस इनाम में से सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। मास्टर रोग बोला, यह मत भूलो कि मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उस अजगर के पेट से चाबी निकाली और उस लड़की को उस गुफा से बाहर निकाल कर लाए। अगर मैं यह सब नहीं करता तो आज हम यहाँ बैठकर इस इनाम पर नहीं लड़ रहे होते। आखिर में मास्टर नाविक बोला, अब अपने बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो एक मामूली सा नाविक हूँ। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, सो मैं अपने हिस्से का इनाम तुम लोगों को देता हूँ। तुम लोग इस इनाम के ज्यादा हकदार हो। ऐसा कहकर वह जाने को तैयार हुआ तो बाकी लोगों को लगा कि वे तो बहुत ही मतलबीपन से बात कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि सभी लोगों ने इस काम में अपना अपना काम किया है, इसलिए सबका बराबर का हिस्सा है, न कोई कम और न कोई ज्यादा। तो मास्टर रोग बोला, ओ साथी, वापस आ। हम लोग एक पहेली के बहुत सारे टुकड़े हैं जिनको साथ रखने पर ही वह पहेली यानी कि खोई हुई लड़की की पहेली सुलझी है। हम में से न तो कोई ज्यादा है और न कोई कम। आओ हम अपना इनाम बराबर बराबर बांट लेते हैं, क्योंकि बंदूक के जब तक सारे हिस्से काम न करे उससे गोली नहीं छूटती। हालांकि उस लड़की ने, जो कभी शादी नहीं करना चाहती थी, अपना सबक सीख लिया था और अपना तरीका भी बदल लिया था, पर फिर भी गांव वाले उसके बारे में अपना विचार नहीं बदल पाए थे। दूसरे यह कि वह लड़की अब इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी सुंदरता भी अब ऐसे मुरझा गई थी जैसे किसी गर्मी के फूल को पाला मार जाए। सो जैसा उसका नाम था वह फिर अपनी सारी जिंदगी वैसी की वैसी ही रही, यानी फिर उसकी शादी नहीं हुई। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।